आज हम केमिस्ट्री की सबसे दिलचस्प जासूसी कहानियों में से एक को सुलझाने वाले हैं। ये कहानी है बिखरे हुए रासायनिक तत्वों के बीच एक छुपे हुए पैटर्न को खोजने की। एक ऐसी कहानी जिसमें अंदाजे हैं, भविष्यवाणियां हैं और एक ऐसी शानदार खोज है जो पूरी तरह से सही नहीं थी। जरा सोचिए, आप 19th सेंचुरी के एक केमिस्ट हैं। एक के बाद एक नए नए एलिमेंट्स खोजे जा रहे हैं। हर तरफ केओस है और इनको ऑर्गेनाइज करने का कोई तरीका, कोई सिस्टम है ही नहीं। ये एक बहुत बड़ी पहेली थी जिसे सुलझाने में उस दौर के बड़े बड़े दिमाग लगे हुए थे। तो सवाल यही था कि इस केमिकल केओस में ऑर्डर कैसे लाया जाए। उस वक्त के साइंटिस्ट को ये यकीन था कि इन एलिमेंट्स के बीच कोई ना कोई छिपा हुआ पैटर्न तो जरूर है, कोई लॉजिक जो बस पकड़ने की देर है। और बस इसी के साथ शुरू हुई उस पैटर्न को क्रैक करने की एक जबरदस्त रेस। देखिए, हर बड़ी खोज की तरह सही जवाब तक पहुंचने से पहले कई गलत रास्ते भी आते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं उन शुरुआती खोजियों से जिन्होंने इस पहेली को सुलझाने की पहली कोशिश की। देखते हैं कि उनकी आइडियाज हमें कहाँ लेकर जाते हैं। तो हमारे शुरुआती इन्वेस्टिगेटर्स में दो नाम बहुत खास हैं। पहले 1817 में जोहान डोबेराइनर और फिर लगभग 50 साल बाद 1866 में जॉन न्यूलैंड्स। चलिए देखते हैं कि इन दोनों ने क्या पता लगाया। डोबेराइनर ने एक बड़ी मजेदार चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि कुछ एलिमेंट्स 3-3 के ग्रुप में आते हैं, जिन्हें उन्होंने कहा त्रिक या ट्राइड। इन ग्रुप्स में बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास का करीब करीब एवरेज होता था। शुरुआत के लिए ये एक बहुत अच्छा क्लू था। पर डोबेराइनर का ये आइडिया यूनिवर्सल नहीं था, मतलब ये सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स पर काम करता था, सब पर नहीं। तो ये एक दिलचस्प सुराग तो था, लेकिन वो मास्टर की नहीं थी जिसकी सबको तलाश थी। ये एक जरूरी लेकिन अधूरा कदम साबित हुआ। फिर आते हैं जॉन न्यूलैंड्स और इन्होंने प्रेरणा ली एक बिल्कुल ही अलग जगह से, म्यूजिक से। उन्होंने कहा कि जब एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के हिसाब से लाइन में लगाया जाता है तो हर 8वां एलिमेंट पहले वाले की तरह ही बिहेव करता है, बिल्कुल म्यूजिकल स्केल की तरह, सा रे गा मा पा धा नी और फिर वापस सा। ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। ये नियम सिर्फ हल्के एलिमेंट्स पर, मतलब कैल्शियम तक ही ठीक काम करता था। जैसे ही भारी एलिमेंट्स की बारी आती, ये पूरी तरह से फेल हो जाता। ऊपर से न्यूलैंड्स ने यह भी मान लिया था कि अब और कोई नया एलिमेंट खोजा ही नहीं जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी। और फिर हमारी कहानी में एंट्री होती है असली हीरो की, एक रशियन केमिस्ट दिमित्री मेंडेलेव। उन्होंने इस पहेली को एक ऐसे नजरिए से देखा जैसे पहले किसी ने नहीं देखा था। ये है मेंडेलीव का फेमस पीरियोडिक लॉ। आसान भाषा में कहें तो उन्होंने कहा कि अगर आप एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के हिसाब से ऑर्गेनाइज करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज एक रेगुलर इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करेंगी। यही वो फंडामेंटल प्रिंसिपल था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और यहीं हमें मेंडेलीव का असली जीनियस देखने को मिलता है। उन्होंने सिर्फ उन एलिमेंट्स को अरेंज नहीं किया जो पहले से पता थीं, वो तो कोई भी कर सकता था। मेंडेलीव ने एक बहुत ही दाढ़ी कदम उठाया। उन्होंने अपने टेबल में जानबूझकर खाली जगह छोड़ दी और ये दावा किया कि इन जगहों पर वो एलिमेंट्स आएंगे जो अभी तक खोजे भी नहीं गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने उन अनजाने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज तक की भविष्यवाणी कर दी थी। मेंडेलीव का टेबल एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये परफेक्ट नहीं थी। इसमें अभी भी कुछ ऐसी दिक्कतें थीं जो इशारा कर रही थीं कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मेंडेलीव के टेबल में कुछ सवाल अभी भी बाकी थे, जैसे हाइड्रोजन को आखिर रखें कहाँ, इसका कोई पक्का जवाब नहीं था। फिर आइसोटोप्स, मतलब एक ही एलिमेंट के अलग अलग मास वाले रूप, उनके लिए तो कोई जगह ही नहीं थी। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें गलत ग्रुप में डाल दिया गया हो। ये वो पहेलियां थी जिन्हें मेंडेलीव का लॉ भी हल नहीं कर पा रहा था। लेकिन इन सब में एक गड़बड़ ऐसी थी जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी, क्योंकि उसे ठीक करने के लिए मेंडेलीव को अपना ही बनाया हुआ नियम तोड़ना पड़ा। चलिए इस एक सुराख पर जरा करीब से नजर डालते हैं। याद है ना, मेंडेलीव का नियम क्या था? एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मास के ऑर्डर में रखना। लेकिन टेल्यूरियम और आयोडीन के केस में ये टूट गया। आयोडीन का मास है 126.92 और टेल्यूरियम का 127.61, मतलब आयोडीन हल्का है। फिर भी मेंडेलीव ने उसे बाद में रखा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टीज मैच करनी थी।
अपने ही नियम को तोड़ना, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि कहानी में अभी भी कोई बड़ा ट्विस्ट बाकी है। तो आखिर में मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को एक नाकामी की तरह नहीं देखना चाहिए। ये विज्ञान का एक शानदार लेकिन अधूरा शाखार था, एक ऐसा मास्टरपीस जो पूरा नहीं था। इसने केमिस्ट्री को एक ढांचा दिया, भले ही उस ढांचे में कुछ दरारें थीं। और ये हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। मेंडेलीव ने अपना पूरा सिस्टम एटॉमिक मास की बुनियाद पर खड़ा किया था, पर क्या हो अगर उस बुनियाद में ही कोई छोटी सी कमी हो? वो कौन सी एक चीज थी, वो कौन सा एक फंडामेंटल गुण था जिसे बदल देने से ये सारी पहेलियां, हाइड्रोजन की जगह आइसोटोप्स और वो उल्टे पुल्टे जोड़े, सब एक झटके में सुलझ सकती थी? सोचिएगा जरूर।